आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टाइल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का वर्णिका भाग 2। वर्णिका भाग 2 दही वाली मगम्मा का जो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका हर एक एग्जाम में, हर बार एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ आपका क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछता ही है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो रहता ही रहता है। एकदम बेफिक्र हो जाइए इसके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव, जितना भी किताब से आपको ऑब्जेक्टिव निकलता है उन सभी को जो है हमने छांट करके निकाल लिया इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको बेफिक्र होकर के बस देखना है सही से, ठीक है, और समझना है, फिर जा करके आपको खुद से नोट्स बनाना है, ठीक है। या फिर आपको लास्ट में जो है स्क्रीनशॉट भी दे देंगे रोटेट करके, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव करेंगे, जितना इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। अब याद करने का क्या बताए थे तरीका, कि दही वाली मगम्मा जो है, दही वाली जो मगम्मा जो है ना, वो दही बेचते बेचते अपने कानों में लगा लेती थी। समझ में आ रहा है? दही वाली मगम्मा यानी कि मगम्मा जो है दही बेचते बेचते अपने कानों में लगा लेती थी श्री मगम्मा, ठीक है। श्री मगम्मा, और मगम्मा का जो निवास था, मगम्मा का जो निवास था, वही निवास के आसपास ही जो है वो घर थी, दही बेचा करते थे। अब बताइए मगम्मा जो है दही कहाँ बेचेगी? ऐसा तो नहीं है कि विदेश में जाकर के बेचेगी, तो घर के आसपास, निवास के आसपास ही जो है मगम्मा दही बेचा करती थी। तो निवास के आसपास मगम्मा दही बेचा करती थी, तो याद हो जाएगा आपको निवास, श्रीनिवास से आपका निवास से श्रीनिवास हो जाएगा। और मगम्मा घर के आसपास दही बेचती थी, तो दही वाली मगम्मा हो गया, ठीक है। और श्रीनिवास इसके रचनाकार हो गया, ठीक है जी। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1889 को कर्नाटका में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, 6 जून 1889 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में? अभी आपको बताया था कि ये जो मगम्मा है वो घर के आसपास, निवास के आसपास जो है दही बेचा करती थी, और दही बेचते बेचते जो है ना वो कानों में लगा लेती थी। कहाँ लगा लेती थी? कानों में लगा लेती थी, और कान से हो गया कन्नड़ भाषा। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है ना वो कौन सी भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। वही क्वेश्चन है 3 नंबर की, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में, ठीक है। मगम्मा क्या बेचती थी? भाई दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी मगम्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि दही बेचने के दौरान मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी मगम्मा खाया करती थी दही बेचने के दौरान। अगला है कि दही वाली मगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में किसने अनुवादित किया? अब बताइए, आपको पता है कि दही वाली मगम्मा जो है कौन सी भाषा में कहानी है? कन्नड़ भाषा में। लेकिन जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं वो कौन सा भाषा में? हिंदी भाषा में। उसको अनुवादित तो किसी ना किसी ने किया होगा, तो उसका नाम था B.R. नारायण। यानी दही वाली मगम्मा कहानी को जो है कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में जिसने रूपांतरित किया, अनुवादित किया, वो कौन था? B.R. नारायण जी ने, ठीक है, B.R. नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? भाई मगम्मा है, क्योंकि चैप्टर में ही नाम ही है मगम्मा। और अगर आप इसका जो एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़े हैं तो इसमें आपको मेनली चीज यही देखने को मिला होगा कि मगम्मा के बारे में ही बताया गया है हर चीज, ठीक है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। उसके बाद है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? मतलब दही वाली मगम्मा का जो कथावाचक है, जो कहने वाला है, जो कहानीकार है ना, श्रीनिवास जी, तो वो कहाँ से है? तो वो बेंगलुरु से है, यानी वो बेंगलुरु के निवासी हैं, ठीक है। अगला है दही वाली मगम्मा कहानी किसको संदेश देती है? किसको संदेश देती है? बहुओं को। दही वाली मगम्मा एक ऐसी कहानी है जो किसको संदेश देती है, संकेत देती है, संदेश देती है? तो बहुओं को, ठीक है। अगला है मगम्मा के परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? मगम्मा के परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको पता होना चाहिए, 4 थी उनके सदस्यों की संख्या। कितनी थी? 4। कौन कौन भाई? एक खुद मगम्मा हो गया, उनका जो है नजम्मा हो गया। नजम्मा कौन था? उनका बेटा था, ठीक है। और सॉरी, नजम्मा हो गया, और नजम्मा की पति हो गई, नजम्मा की पति और उनका बेटा। मतलब समझ रहे हैं? नजम्मा, नजम्मा कौन था? तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा, और नजम्मा की पति यानी कि बोल सकते हैं कि मगम्मा का बेटा, और इस दोनों का बेटा यानी नजम्मा और नजम्मा की पति का जो है बेटा था, यानी बोल सकते हैं कि मगम्मा का एक पोता था और उसका बेटा और पताऊ, ठीक है। उनकी पताऊ का नाम क्या था? नजम्मा। बहुत ही झगड़ालू किस्म की औरत थी, ठीक है, झगड़ालू किस्म की महिलाएं थी, जो कि क्या करती थी? तो मगम्मा से अक्सर झगड़ा करती रहती थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि मगम्मा की बहू का नाम क्या है? नजम्मा। ठीक है। अगला है रंगम्पा कौन था? ये रंगम्पा कौन था भाई? तो रंगम्पा जो है ना एक लंपट जुआड़ी था, और वो कहाँ का था? तो वेकटपुर का। कहाँ का था? वेकटपुर का था। याद रखना है आपको कि लंपट जुआड़ी के नाम से कौन था फेमस? तो रंगम्पा। कौन था भाई? रंगम्पा। ठीक है, वेंकटपुर से। उसके बाद मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? अब बताइए, मगम्मा और नजम्मा दोनों सास पतोह है, इसके बीच को जो है झगड़ा मिटाने का, अच्छा संबंध स्थापित करने का जो माध्यम था ना, उसका पोता था। कौन? मगम्मा का पोता, यानी नजम्मा का बेटा। वही जो है उस झगड़े को जो है क्या करता था? एकदम मध्यस्थता स्थापित करता था, और उस झगड़े को खत्म करने में जो है इनकी प्रमुख भूमिकाएं होती थी। अगला है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक जो था उनको मगम्मा क्या कहती थी? तो माजी। क्या कहती थी? माजी, दही ले लो माजी, उसको अक्सर जो है माजी माजी कहती थी वो। ठीक है, कथावाचक को। उसके बाद है बहू की दशा। क्या है? बहू की दशा है, कैसी दशा होती है बहू की? मगरमच्छ जैसी। बहू की दशा है कैसी? मगरमच्छ जैसी। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मतलब मगम्मा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो एक ग्रामीण महिला का। मतलब मगम्मा जो इसमें कैरेक्टर है, मगम्मा जो इसमें पात्र है, वो किस चीज को प्रतिनिधि करती है? फिर किस चीज का जो है वो मतलब प्रदर्शित करती है? तो एक ग्रामीण महिला को जो है वो अपने कैरेक्टर से प्रदर्शित करती है कि कैसी उनकी जिंदगी जो है हो जाता है बुढ़ापे में। ठीक है। अगला है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी? मतलब उनमें जो है इस कहानी में चार, पता होगा आपको कि मगम्मा में जो है 4 गो परिवार था उसमें। ठीक है। वो बोल रहा है कि उसमें सबसे अधिक बुद्धिमान, यानी टोटल इस कहानी में जो है अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो नंजम्मा। बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी नंजम्मा। ठीक है। मतलब बुद्धिमान के चक्कर में बोल सकते हैं एक दिमाग ज्यादातर था। ठीक है। वो जो है अपने पोते को, यानी अपने बेटे को जो है क्या करती थी? तो दादी से जो है, यानी कि मगम्मा से जो है मध्यस्थता स्थापित करने के लिए उसको एक जरिया बनाता था, उससे शामिल होने के लिए एक जरिया बनाता था, ताकि उसका जो है पैसा, जो दही बेचती थी मगम्मा, उसका पैसा जो है अपने पास ला सके किसी तरह से। ठीक है। अगला है कि दही वाली मगम्मा। क्या है? दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन था? तो बेंगलुरु की एक खम्भ्रांत महिला थी। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन था? बेंगलुरु की एक खम्भ्रांत महिलाएं। कौन थी? महिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्रीनिवास, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगर। क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगकर। मास्ती वेंकटेश अयंगकर। ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है, क्योंकि आपने कहानी तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। कहानी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप सर्च मार लो। ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन है कि बताइए, रंगम्पा ने जो है मगम्मा की, रंगम्पा ने किसकी इज्जत लूटने की प्रयास किया? ठीक है। तो आपको ये आंसर जो है कमेंट करके देना है। ठीक है। और किसका पैसा जो है रंगम्पा ने लूटने का प्रयास किया? तो ये भी जो है कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर को अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रंगम्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? पहला क्वेश्चन है रंगम्पा कौन था और वो मगम्मा से क्या चाहता था? ठीक है। रंगम्पा देखिए, रंगम्पा एक गांव का लंपट और जुआड़ी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। अब बताइए, मगम्मा जो है ना उस समय बहुत ज्यादा उसका दही बिकता था, तो उनके पास काफी ज्यादा जो है मात्रा में धन होता था, तो वो जो है उससे धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर, मगम्मा को जो है वो अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। कौन भाई? तो रंगम्पा लंपट जुआड़ी था, एक गांव का एक लंपट जुआड़ी था, जो कि मगम्मा से धन चाहता था। केवल इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग के सामने। अगला क्वेश्चन है कि कथावाचक ने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है? मतलब सास और बहू की जो उपमा है वो किससे दी है? तो देखिए, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को दी है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब कथावाचक ने जो है ना उपमा दिया है सास और बहू की, और सास और बहू की, देखिए बहू की उपमा किसको दे रहा है? बोल रहा है बच्चे का पांव खींचने वाली मगरमच्छ, जो बच्चे का पांव खींच लेती है मगरमच्छ, जो कि पानी में रहता हुआ मगरमच्छ जो है बच्चे का पांव खींचने में जरा भी संकोच नहीं करती है। तो वही बच्चे का पांव खींचने वाला मगरमच्छ से जो है बहू की तुलना किया है, उपमा दिया है। और ऊपर से क्या बोल रहा है? और ऊपर से, अरे यार क्या हो गया, हाँ देखिए क्या बोल रहा है? और ऊपर से जो है बाह पकड़कर बचाने वाला रक्षक की उपमा, और ऊपर से जो है बाह पकड़कर जो बचाने वाला रक्षक है वो उसको सास की उपमा दिया गया है। ठीक है।
तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दही वाली जो मगम्मा है कहानी का संदेश स्पष्ट करें। मतलब दही वाली मगम्मा का कहानी का जो है संदेश क्या है, स्पष्ट करना है। तो यह कहानी जो है एक आधुनिक बहुओं को संदेश देती है, यानी आजकल की जो बहुएं हैं उसको संदेश देती है यह कहानी कि वे आवेश देखकर सारी सदस्यों को मिला कर रखें। आवेश देखकर मतलब कैसी स्थितियां हैं उसके साथ देख करके वो जो है सारे सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखने को मिलता है। मतलब बुद्धि का प्रयोग करने के लिए जो है ना नजम्मा के चरित्र से सीखने को मिलता है इस कहानी में कि कैसे नजम्मा ने जो है एक क्षण के बाद यानी एक स्थिति के बाद एक कुछ समय के बाद जो है वो अपनी सास यानी कि मगम्मा को जो है अपने में मिला लेता है। ठीक है, मगम्मा को क्या कर लेता है, नजम्मा अपने में मिला लेता है। और यह कहानी हमें क्या सीख देता है, क्या संदेश देता है कि यह कहानी आधुनिक बहुओं को जो है संदेश देती है कि वो आवेश देख करके, आवेश यानी स्थिति को देख करके सभी सदस्यों को मिलाकर रखे। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखने को मिलता है इस कहानी से संदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दही वाली मगम्मा कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अब देखिए शिक्षा क्या मिलता है ये बात पूछ रहा है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, क्या मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पीछे ना पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। सही बात है भाई। अगर देखिए मगम्मा अगर ये चाहता कि नहीं हम जो है टोटल पैसा जो है अपने घर वालों के यानी अपने पतों बेटे पतों को दे देंगे, तो बताइए उसको क्या वहां से भगाता, क्या नहीं भगाता। उसको अकेले रहना पड़ता है, क्या नहीं रहना पड़ता। वही इस कहानी से शिक्षा मिलता है कि यह शिक्षा मिलता है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पीछे ना पड़कर, मतलब उसे अधिकार नहीं पाना है कि हाँ नहीं अभी मेरा अधिकार है, अभी मेरा शक्ति है, अभी ये करेंगे वो करेंगे, उसके पीछे ना पड़ करके, बल्कि योग्य जो उत्तराधिकारी है जो कि उसके योग्य है उसके लायक है उस उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। मतलब जो उस चीज के लायक है उसको उस लायक के मतलब सौंप देना चाहिए टोटल जो है अधिकार को। ठीक है, जिससे ना समाज में उपहास हो और ना ही मूर्खों की दाल गले। अब देखिए समाज में उपहास नहीं होगा ऐसे भी, और ना ही कोई मूर्ख जो है पैसा ऐंठ पाएगा या फिर कोई मूर्ख जो है आपसे दलाली करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही बोला गया है कि आप समय रहते ही जो है अपने कोई एक उत्तराधिकारी चुन लें और उसे जो है अपनी अधिकार को सौंप दें। ठीक है, जिससे समाज में हमारा क्या उपहास भी ना हो और मूर्खों जो है मूर्खों की दाल भी ना गल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। मतलब दही वाली मगम्मा कहानी की जो है शीर्षक है, जो श्रीनिवास दास जी ने जो शीर्षक रखा है कि दही वाली मगम्मा, इस शीर्षक की जो है हमें सार्थकता स्पष्ट करना है। मतलब ऐसा शीर्षक ही क्यों रखा उसने, इस कहानी का कुछ और भी नाम रख सकता था, है ना, लेकिन ये नाम ही क्यों रखा। तो देखिए इस कथा का मुख्य पात्र जो है वो मगम्मा है, उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है। माँ जी कौन, जिसको ये बोलती थी मगम्मा, ठीक है, कथावाचक, उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है। और सर्वत्र वह कौन है, सर्वत्र बनी रहती है, सॉरी, और सर्वत्र वह बनी रहती है, अर्थात मगम्मा दही बेचते हुए जीवन जीते हैं। अर्थात मगम्मा दही बेचते हुए जीवन जीते हैं, अतः दही वाली मगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। सही बात है भाई कि मगम्मा जो है वो दही बेचते हुए जीवन जी रहे हैं और दही वाली मगम्मा जो है बहुत ही उचित शीर्षक है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। तो यहाँ से आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं अगला पेज, यानी कि ये तो हो गया आपका 5 क्वेश्चन अभी हो गया, और 3 क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर से। ठीक है, 3 क्वेश्चन और है, तो इन तीनों क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं बेशक। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दें। अब देखिए कथावाचक पूछा गया है, बहुत आसान है। देखिए इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मगम्मा माजी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। कौन, कथावाचक। कथावाचक के बारे में बोला गया, मगम्मा के बारे में यहाँ नहीं बोला गया है कि मगम्मा समझदार थी, ये थी वो थी, नहीं। यहाँ बोला गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय देना है। तो कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मगम्मा जो है माजी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी, अंधविश्वासों से दूर रहती थी और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भी वो भली भांति समझती थी कि संसार में कैसी कैसी परिस्थितियां आ सकती है। ठीक है, तभी तो उसने जो है मगम्मा की दही वाली मगम्मा का जो एक शीर्षक रखा जो कि एकदम दुनिया में फेमस हो गया है ना। अगला है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस प्रकार लेकर जो है बात को लेकर विवाद था। देखिए इतना सटीक सटीक आंसर जो है ना आपको शायद ही कहीं मिलेगा। ठीक है,
तो आप कोशिश करिएगा कि इसका खुद ब खुद नोट्स बनाए, पहले समझ लीजिए, ठीक है। मगम्मा का अपनी बहू के साथ, मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा, उसके साथ किस बात को लेकर विवाद था, मतलब किस बात को लेकर विवाद था। देखिए, मगम्मा का अपनी बहू के साथ जो है अधिकार को लेकर विवाद था। सही बात है भाई, अब अधिकार को लेकर विवाद तो होगा ही, क्योंकि अब देखिए होता है ना कि एक समय के बाद जो है आपको उत्तराधिकारी सही से चुन लेना चाहिए, लेकिन इसने मगम्मा ने वो नहीं किया था, ठीक है। अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। अब बताइए, मतलब बुढ़ौती के समय में चल रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि नहीं, अभी भी हम जो है अधिकार बनाए रखेंगे सब पे, तो ऐसा होगा नहीं, जिसे जो है उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। सही बात है भाई, और यही विवाद का कारण था। अब देखिए, यहाँ पे मगम्मा जो है वो अपने बेटे, बहू और पोते पर जो है अपना अधिकार बनाना चाहता था, लेकिन बहू जो थी वो जो है मानने को तैयार नहीं था, और यही मेन था विवाद का कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। मगम्मा का चरित्र कैसा था, चित्रित करें। तो देखिए, मगम्मा गांव का एक सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब मगम्मा जो है ना, वो गांव की एक सीधी सादी महिलाएं का प्रतिनिधित्व करती है। वे अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। मतलब जो अपमान किया था उनकी पतोह और बेटे ने, उसके साथ जो है प्रतिष्ठा से रहना चाहता है। उसके बावजूद भी वो जो है अपमान कष्ट सहकर भी वो जो है प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। जो एक भारतीय नारी है, वे अपने बेटे, बहू और पोते पर अपना स्वत्व हमेशा बनाए रखना चाहती है। अब सही बात है भाई, अपना तो स्वत्व तो बनाना चाहिए ही, है ना। तो स्वत्व अपना जो है बनाए रखना चाहती है, जो कि कहीं ना कहीं उसको मतलब घाटा भी हुआ लास्ट में चलकर, फिर धीरे धीरे जो है संभल भी गया, ठीक है। बाद में जो है मगम्मा से जो है माफ़ी भी मांग लिया था हालांकि उसने, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है ढाते विश्वास कहानी पढ़ेंगे, फिर जाकर के इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।